वेलकम टू द यूपीएससी एनवायरनमेंट समरी सीरीज। इस सीरीज में हम शंकर आईएएस से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। टुडेज टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आखिर है क्या। बेसिकली ये है क्या चीज? हाँ बिल्कुल। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब सीधी भाषा में जंगली जानवरों, पौधों और उनके रहने की जगहों यानी हैबिटेट्स को बचाना, प्रोटेक्ट करना। एग्जैक्टली प्रोटेक्ट करना, ताकि जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, जंगल, नदियां, पहाड़, वो सब हेल्दी रहें, अपना काम ठीक से करते रहें। और इसका मेन गोल क्या रहता है? प्राइमरी गोल है बायोडाइवर्सिटी, यानी जो अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनको बचाना, और साथ ही ये भी देखना कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का गलत तरीके से मतलब हार्मफुल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, तो मतलब प्रकृति को बचाना, उसके संतुलन को बनाए रखना। बिल्कुल सही। तो चलिए सबसे पहले ग्लोबल लेवल पर देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स किए गए हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है साइट्स का। ये क्या है? एग्जैक्टली। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। अच्छा, वॉशिंगटन कन्वेंशन। जी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये पक्का करना है कि जंगली जानवरों और पौधों का जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, हाँ, जो खरीद फरोख्त होती है देशों के बीच। बिल्कुल, वो उनके सर्वाइवल के लिए खतरा ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि व्यापार के चक्कर में कोई प्रजाति ही खत्म हो जाए। और ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी 2015 प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। ओ, इम्पोर्टेंट है मतलब। हाँ, इसका ड्राफ्ट आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 1963 में तैयार किया था और ये लागू हुआ 1975 में। आज इसमें करीब 184 सदस्य देश पार्टीज शामिल हैं। काफी बड़ा नेटवर्क है। और ये काम कैसे करता है? मतलब ट्रेड को रेगुलेट कैसे किया जाता है? कोई सिस्टम होगा? हाँ, ये मूलतः एक लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए काम करता है। मतलब ट्रेड करने के लिए परमिट चाहिए होता है, और इसका गवर्नेंस देखती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे कॉप कहते हैं। कॉप मीटिंग्स। हाँ, ये हर 2-3 साल में मिलती है और हर मेंबर कंट्री में दो तरह की अथॉरिटीज होती हैं। एक मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो परमिट्स देती होगी। सही पकड़ा, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के परमिट्स जारी करती हैं, और दूसरी होती है साइंटिफिक अथॉरिटी, जो ये देखती है कि ट्रेड का उस स्पीशी पर क्या असर पड़ेगा, मतलब साइंटिफिक एडवाइस देती है। अच्छा, तो भारत में ये अथॉरिटीज कौन है? कौन मैनेज करता है ये सब? भारत में मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEFCC के अंडर आते हैं। ओके, MOEFCC। और परमिट जारी करने का काम देखता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। अच्छा, WCC भी परमिट्स इशू करता है। और साइंटिफिक अथॉरिटीज? उनमें कई जाने मानी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII। ये सब साइंटिफिक इनपुट देते हैं। ठीक है। मैंने सुना है साइट्स में स्पीशीज को प्रोटेक्शन लेवल के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं। अपेंडिसेस कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, 3 अपेंडिसेस हैं, अपेंडिक्स I, अपेंडिक्स 2 और अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स आई में कौन सी स्पीशीज आती हैं? अपेंडिक्स I में वो स्पीशीज हैं जिन पर विलुप्त होने का मतलब एक्सटिंक्शन का सबसे ज्यादा खतरा है। इनके कमर्शियल ट्रेड पर पूरी तरह से रोक है। मतलब बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते? हाँ, कमर्शियल ट्रेड नहीं, सिवाय कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के, जैसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ। ओके, और अपेंडिक्स 2? अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज हैं जो फिलहाल विलुप्त होने के कगार पर तो नहीं हैं, लेकिन अगर उनका ट्रेड कंट्रोल नहीं किया गया तो वो उस स्थिति में पहुंच सकती हैं। मतलब खतरा है पर उतना नहीं जितना अपेंडिक्स 1 वालों को। हाँ, इनके ट्रेड के लिए परमिट जरूरी है ताकि ट्रेड सस्टेनेबल रहे। समझ गए। और अपेंडिक्स 3? अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज शामिल हैं जो कम से कम एक मेंबर कंट्री में प्रोटेक्टेड हैं, और उस देश ने ट्रेड कंट्रोल में मदद के लिए बाकी साइटीज पार्टी से सहयोग मांगा है। मतलब एक देश कहता है कि ये स्पीशीज हमारे यहाँ प्रोटेक्टेड है, कृपया इसके ट्रेड को मॉनिटर करने में हमारी मदद करें। अच्छा, तो ये एक तरह से कोलैबोरेटिव प्रोटेक्शन है। जी बिल्कुल। हाल ही में साइट्स कॉप 19 हुई थी पनामा में, नवंबर 2022 में। उसके कुछ की हाइलाइट्स क्या थे, कुछ खास बातें? हाँ, COP19 काफी महत्वपूर्ण थी। इसमें पहली बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ट्रेंड्स का एनालिसिस करती है। अच्छा, ये पहली बार हुआ? जी। साथ ही बिग कैट्स जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड वगैरह, उनके इलीगल ट्रेड से निपटने के लिए एक बिग कैट टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा गया, और उसके लिए $150,000 का बजट भी प्रपोज किया गया। बिग कैट्स के लिए स्पेसिफिक फोकस। हाँ। भारत के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स रहे इस कॉप में? हाँ बिल्कुल, भारत की एक पहल है ऑपरेशन टर्टल शील्ड, जो फ्रेश वाटर टर्टल्स के इलीगल ट्रेड से निपटने के लिए है। उसकी काफी तारीफ हुई। ऑपरेशन टर्टल शील्ड, ओके। और भारत के प्रपोजल पर 2 टर्टल स्पीशीज, रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल और लीड्स सॉफ्ट शेल टर्टल, इनको अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में अपग्रेड किया गया। मतलब अब इनको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन मिलेगी। एग्जैक्टली, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। इसके अलावा जयपुर ग्राउंड गैको, जो पेट ट्रेड और हैबिटेट लॉस की वजह से खतरे में है, उसे भी अपेंडिक्स 2 में शामिल किया गया। गैको को भी प्रोटेक्शन मिली। हाँ,
और एक और महत्वपूर्ण बात हुई नॉर्थ इंडियन रोजवुड यानी शीशम, डालबर्जिया सीसॉ को लेकर। इसे भी अपेंडिक्स 2 में डाला गया। लेकिन भारत ने इसमें एक छूट हासिल की छूट किस तरह की? कि 10 केजी से कम वजन के फिनिश टिम्बर प्रोडक्ट्स, मतलब शीशम की लकड़ी से बनी तैयार चीजें, अगर 10 किलो से कम है तो उनके एक्सपोर्ट के लिए साइट्स परमिट की जरूरत नहीं होगी। ये कारीगरों के लिए एक राहत की बात थी। अच्छा, ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन रखा गया, ठीक है। साइट्स के बाद एक और महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एफर्ट है माइक। ये क्या है? हाँ, माइक यानी मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के लिए स्पेसिफिक? जी, ये 1997 में साइट्स रेजोल्यूशन के तहत ही एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हाथी की पॉपुलेशंस में मोर्टेलिटी लेवल्स, मतलब मृत्यु दर, उसके ट्रेंड्स और कारणों को मॉनिटर करना। खासतौर पर इलीगल किलिंग यानी अवैध शिकार पर फोकस रहता है। तो ये डेटा कलेक्शन करता है? हाँ, ये डेटा कलेक्ट करता है ताकि जो रेंज स्टेट्स हैं, मतलब जहां हाथी पाए जाते हैं, वो बेहतर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बना सकें। और ये इंटरनेशनल कंजर्वेशन डिसीजंस के लिए एक सॉलिड एविडेंस बेस भी प्रोवाइड करता है। भारत का इसमें क्या रोल है? क्या भारत में एमआई की साइट्स हैं? बिल्कुल, एशिया के 13 देशों में कुल 28 एमआई की साइट्स हैं। और ये जानना रेलेवेंट है कि भारत में सबसे ज्यादा 10 एमआई की साइट्स हैं। ओह वाओ, सबसे ज्यादा भारत में? हाँ, ये दिखाता है कि भारत एलिफेंट मॉनिटरिंग को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि एमआई प्रोग्राम पूरी तरह डोनर फंडिंग पर निर्भर है, जिसमें यूरोपियन यूनियन ईयू एक मेजर डोनर रहा है, अफ्रीका और एशिया दोनों के लिए। फंडिंग डिपेंडेंसी एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एनजीओज और नेटवर्क्स की जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ट्रैफिक का नाम अक्सर सुनने में आता है। बिल्कुल, ट्रैफिक यानी वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, ये 1976 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये असल में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN का एक जॉइंट प्रोग्राम है। WWF और IUCN का जॉइंट प्रोग्राम? हाँ, इसका हेडक्वार्टर्स कैम्ब्रिज यूके में है और इसका मिशन ये सुनिश्चित करना है कि जंगली पौधों और जानवरों का ट्रेड लीगल हो, सस्टेनेबल हो और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को खतरा ना पहुंचाए। तो ये मॉनिटरिंग और रिसर्च करते हैं? जी, ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ट्रेंड्स, पैटर्न्स और इम्पैक्ट्स पर रिसर्च करके एक बहुत जरूरी नॉलेज बेस प्रोवाइड करते हैं। इनका काम साइट्स के काम को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसे सपोर्ट करता है। समझ गई। और एक और नाम है CAWT, कॉलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। ये क्या है? CAWT 2005 में बनी एक ग्लोबल कोलिशन है। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वाइल्ड लाइफ और उनके पार्ट्स के इलीगल ट्रेड, मतलब ट्रैफिकिंग से लड़ने पे फोकस करती है। तो ये एनफोर्समेंट साइड पे ज्यादा है? हाँ, ये गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस को साथ लाती है इस लड़ाई में। ये एक US लेड इनिशिएटिव है और भारत भी इसका सदस्य है। ओके, भारत इसका मेंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं CMS की तरफ, यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। इसे बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बॉन कन्वेंशन। ये 1979 में बॉन जर्मनी में साइन हुई थी और 1983 में लागू हुई। ये UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के तहत अकेली ऐसी ग्लोबल ट्रीटी है जो स्पेसिफिकली माइग्रेटरी स्पीशीज के कंजर्वेशन पर फोकस करती है। माइग्रेटरी स्पीशीज मतलब जो पक्षी या जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? हाँ, वो टेरेस्ट्रियम, जमीनी, एक्वाटिक पानी वाले या एवियन उड़ने वाले हो सकते हैं। CMS उनके पूरे रेंज, मतलब जहां से वो आते हैं और जहां जाते हैं, उन सभी जगहों पर उनके संरक्षण की बात करती है। अच्छा, ये पूरे राउट को कवर करती है। हाँ। इसके भी अपेंडिसेस होते हैं? हाँ, CMS के 2 अपेंडिसेस हैं। अपेंडिक्स 1 में एंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज लिस्ट होती हैं जिन्हें स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एंडेंजर्ड वाली अपेंडिक्स I में? जी, और अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज हैं जिनके कंजर्वेशन स्टेटस को इंटरनेशनल कॉपरेशन से फायदा हो सकता है, मतलब उन देशों के बीच अग्रीमेंट्स हो सकते हैं जहां ये स्पीशीज माइग्रेट करती हैं। और भारत का CMS से जुड़ाव कैसा रहा है? भारत CMS का सदस्य है और काफी एक्टिव रहा है। इंपॉर्टेंटली, CMS की 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP13 2020 में गांधीनगर, भारत में हुई थी। अच्छा, इंडिया में हुई थी COP13? हाँ, और भारत ने 2020 से 2023 तक 3 साल के लिए CMS की प्रेसिडेंसी भी संभाली थी। ग्रेट। CMS के तहत ही एक सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव कैमाई भी है। इसका एम मध्य एशिया की 15 माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करना है। इसका वर्क प्रोग्राम 2021 से 2026 के लिए अप्रूव हुआ है। इसमें कौन सी स्पीशीज आती हैं? इसमें स्नो लियोपर्ड, वाइल्ड याक, एशियाटिक चीटा, एशियाटिक वाइल्ड एस जिसे खुल्लन भी कहते हैं, और लेपर्ड जैसी की स्पीशीज शामिल हैं। ठीक है, अब आते हैं IUCN पर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये नाम तो कंजर्वेशन में शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना है। हाँ बिल्कुल, IUCN एक यूनिक मेंबरशिप यूनियन है। इसमें गवर्नमेंट्स भी सदस्य हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी। मतलब दोनों तरह के मेंबर्स? जी, इसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN बहुत सारे काम करता है, डेटा कलेक्शन, रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट्स, एडवोकेसी, एजुकेशन। लेकिन इसका सबसे प्रसिद्ध काम है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। हाँ, रेड लिस्ट, ये तो बहुत सुना है। ये 1964 में एस्टैब्लिश हुई थी।
ये दुनिया की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है जो बायोलॉजिकल स्पीशीज के ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस को असेस करती है। मतलब बताती है कि कौन सी प्रजाति पर कितना खतरा है। यूपीएससी 2011-12 में इस पर सवाल भी आ चुका है। अच्छा, तो ये रेड लिस्ट कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? ये अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। जरूर। रेड लिस्ट स्पीशीज को उनके एक्सटिंक्शन रिस्क यानी विलुप्त होने के खतरे के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटती है। मेन कैटेगरीज हैं एक्सटिंक्ट, EX मतलब पूरी तरह विलुप्त, EX एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, EW एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। फिर आती हैं थ्रेटेंड कैटेगरीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR। इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों या 3 जनरेशंस में पॉपुलेशन में 90% या उससे ज्यादा की भारी गिरावट आई हो। 90% मतलब बहुत ज्यादा खतरा। हाँ बिल्कुल। फिर है एंडेंजर्ड, EN, जिसमें 70% या उससे ज्यादा की कमी आई हो। EN 70% रिडक्शन। और वल्नरेबल VU, जिसमें 50% या उससे ज्यादा की कमी आई हो। VU 50% रिडक्शन। इसके बाद है नियर थ्रेटन्ड, NT मतलब खतरे के करीब हैं। लीस्ट कंसर्न, LC मतलब फिलहाल खतरा कम है। डेटा डेफिशिएंट, DD, जिनके बारे में पर्याप्त डेटा नहीं है रिस्क असेस करने के लिए। और नॉट इवैल्यूएटेड, NE, जिनका असेसमेंट अभी तक हुआ ही नहीं है। ये कैटेगरी समझना बहुत जरूरी है। कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए तो ये बेसिस होंगी। एब्सोल्युटली। पॉलिसी मेकिंग, कंजर्वेशन एक्शंस, फंडिंग एलोकेशन, सब में इन कैटेगरीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। बर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। हाँ, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दुनिया की सबसे बड़ी नेचर कंजर्वेशन पार्टनरशिप है। इसमें 120 देशों के नेशनल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। 120 पार्टनर्स। जी, और ये पक्षियों के लिए ऑफिशियल IUCN रेड लिस्ट अथॉरिटी है। मतलब बर्ड्स की कंजर्वेशन स्टेटस असेस करने की जिम्मेदारी इनकी है। अच्छा, IUCN ने ये जिम्मेदारी इन्हें दी है। हाँ, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज IBAs को भी आइडेंटिफाई करती है। ये वो साइट्स हैं जो थ्रेटेंड या माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। IBAs भारत में कितनी हैं? ग्लोबली 13,000 से ज्यादा IBAs हैं और भारत में 554 IBAs आइडेंटिफाई किए गए हैं। 554 काफी हैं। भारत में बर्ड लाइफ का पार्टनर कौन है? भारत में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS बर्ड लाइफ का पार्टनर है। BNHS ये तो भारत के सबसे पुराने कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है शायद। बिल्कुल सही। BNHS की स्थापना 1883 में हुई थी। UPSC 2014 में इस पर सवाल भी आया था। ये भारत में कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में एक पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन रहा है। बहुत पुराना और रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। जी, ये जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी भी पब्लिश करता है, जो काफ़ी प्रतिष्ठित जर्नल है। और भारत के महान ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो भी BNHS से बहुत करीब से जुड़े रहे हैं। सलीम अली, हाँ उनका नाम तो सुना है। अब WWF का जिक्र भी हुआ था पहले, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, WWF भी एक मेजर इंटरनेशनल NGO है। 1961 में स्थापित हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स भी IUCN के पास ही ग्लैन, स्विट्जरलैंड में है। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है पृथ्वी के नेचुरल एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को रोकना और एक ऐसा फ्यूचर बनाना है जहां इंसान प्रकृति के साथ हार्मोनी में रहें, मतलब तालमेल बिठाकर रहें। काफी ब्रॉड मिशन है। इनकी कुछ की इनिशिएटिव्स क्या हैं? WWF ने ट्रैफिक की को-फाउंडिंग की थी, जैसा हमने पहले बात की। ये हर 2 साल में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकालते हैं, जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ट्रेंड्स पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, हाँ ये आती है। अर्थ आवर भी इनकी ही पहल है, जो मार्च के आखिरी सैटरडे को होता है, एक ग्लोबल सिंबॉलिक लाइट्स आउट इवेंट। हाँ, बत्तियां बुझाने वाला इवेंट। जी, और एक और इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है डेट फॉर नेचर स्वैप्स। ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसमें किसी डेवलपिंग कंट्री का कुछ कर्ज इस शर्त पर माफ किया जाता है कि वो देश उस पैसे को अपने यहाँ लोकल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा। अरे वाह, ये तो काफी इनोवेटिव तरीका है कंजर्वेशन फंडिंग का। हाँ बिल्कुल। चलिए, इंटरनेशनल एफर्ट्स में आखिर में बात करते हैं IWC की, इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। ये क्या है? IWC को इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग ICRW के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। ये व्हेलिंग यानी व्हेल के शिकार को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। ये UN बॉडी है? नहीं, ये UN बॉडी नहीं है। इसका हेडक्वार्टर्स UK में है। इसका मैंडेट है व्हेलिंग को इस तरह रेगुलेट करना कि व्हेल स्टॉक्स का कंजर्वेशन हो सके और व्हेलिंग इंडस्ट्री का ऑर्डरली डेवलपमेंट हो, मतलब दोनों चीजों में बैलेंस बनाना। ये सैंक्चुरीज भी बनाते हैं? हाँ, ये व्हेलिंग सैंक्चुरीज डेजिग्नेट कर सकते हैं जहां व्हेलिंग पूरी तरह बैन होती है, जैसे इंडियन ओशन व्हेल सैंक्चुरी। इंडियन ओशन व्हेल सैंक्चुरी, ओके। और IWC का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था 1986 में कमर्शियल व्हेलिंग पर मोरेटोरियम यानी रोक लगाना। कमर्शियल व्हेलिंग पर रोक? हाँ, मतलब व्यापार के लिए व्हेल का शिकार नहीं किया जा सकता, और ये मोरेटोरियम आज भी लागू है। क्या इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं? किसी तरह की व्हेलिंग अलाउड है? हाँ, 2 तरह के एक्सेप्शंस हैं। एक तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए व्हेलिंग की जा सकती है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत, और दूसरा कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज को एबोरिजिनल सब्सिस्टेंस व्हेलिंग की अनुमति है, मतलब अपनी पारंपरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित शिकार। अच्छा, भारत IWC का सदस्य है? हाँ, भारत IWC का सदस्य है और कमर्शियल व्हेलिंग मोरेटोरियम का सपोर्टर है। लेकिन सभी देश इसे नहीं मानते। सही कहा। 2018 में फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन आया था, जिसने मोरेटोरियम को और मजबूत किया।
इसके बाद जापान ने कमर्शियल व्हेलिंग फिर से शुरू करने के लिए 2019 में IWC छोड़ दिया। नॉर्वे और आइसलैंड भी कमर्शियल व्हेलिंग करते हैं। अच्छा, तो कुछ देश अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें, काफी डिटेल में हमने समझा। अब फोकस करते हैं भारत के अपने कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स पर, और यहाँ सबसे पहले नाम आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का। ये कानून कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? ये कानून भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का आधार है, कॉर्नरस्टोन है। 1972 में आया यह एक्ट पूरे देश में वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन है। मतलब सब कुछ कवर करता है, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स। हाँ बिल्कुल, इसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट वाइल्ड लाइफ वार्डन्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज मिलकर करते हैं। इस एक्ट में हैबिटेट, हंटिंग, जू, सैंक्चुरी, नेशनल पार्क जैसी की टर्म्स को डिफाइन किया गया है। क्या क्या रेगुलेट करता है ये एक्ट? ये वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स की हंटिंग को रेगुलेट करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स और ट्रॉफीज के ट्रेड को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स एस्टैब्लिश करने का फ्रेमवर्क देता है। जूस के मैनेजमेंट के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी CZIV इसी एक्ट के तहत बनी है, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके लिए पेनल्टीज, सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, इस एक्ट के कुछ खास प्रोविजंस जो एस्पिरेंट्स को पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूर। एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई है कि वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी एरिया को सैंक्चुरी या नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती हैं। इसके लिए अलग से कोई कानून पास करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, नोटिफिकेशन से ही हो जाता है। जी, स्टेट गवर्नमेंट एक चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अपॉइंट करती है, जिसके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे किसी डेंजरस या लाइलाज बीमार जानवर को हल्ट करने की परमिशन देना। वो स्टेट के सभी सैंक्चुरीज का मैनेजमेंट भी देखता है। ओके, और नेशनल लेवल पर? 2002 अमेंडमेंट के बाद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। ये एक एपिक्स बॉडी है जिसका रोल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी पॉलिसीज फ्रेम करना है और वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करने वाली बड़ी प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देना है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। NBWL काफी पावरफुल बॉडी है मतलब? हाँ, और एक बहुत जरूरी बात यह है कि NBWL की प्रायर अप्रूवल के बिना स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्रीज को बदल नहीं सकती। ये प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चेक है। बिल्कुल। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्पीशीज को एक्ट के शेड्यूल्स में ऐड कर सकती है, हटा सकती है या एक शेड्यूल से दूसरे में ट्रांसफर कर सकती है। कि प्रोटेक्शन देते थे। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 पार्ट 2 वाले एनिमल्स को हाईएस्ट प्रोटेक्शन थी। शेड्यूल 5 में वॉमेन जैसे कौवे, फ्रूट बैट थे जिन्हें हंट किया जा सकता था। शेड्यूल 6 प्रोटेक्टेड प्लांट्स के लिए था। लेकिन इसमें बदलाव हुए हैं। आपने कहा अमेंडमेंट्स हुए हैं। हाँ, समय के साथ कई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं। जैसे 1982 में साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने और ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन दी गई। 2002 में NBWL को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, जैसा मैंने बताया। हाँ। 2006 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की स्थापना और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB का गठन किया गया। पेनाल्टीज भी बढ़ाई गई, इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक कर दी गई कुछ मामलों में। NTCA और WCCB ये 2006 में आए। जी। 2013 में मोरपंखों और शार्क के फिन्स काटकर फेंक देना की ट्रेड पर रोक लगाई गई और कई स्पीशीज के लिए प्रोटेक्शन बढ़ाई गई। और सबसे रीसेंट और मेजर ओवरहॉल हुआ है 2022 में। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। इसके की चेंजेस क्या हैं? ये काफी बड़ा बदलाव था शायद। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसका एक मुख्य एम भारतीय कानून को साइट्स के प्रोविजंस के साथ अलाइन करना था, मतलब तालमेल बिठाना था। अच्छा, साइट्स कंप्लायंस के लिए। जी। सबसे बड़ा बदलाव शेड्यूल्स में हुआ। पहले 6 शेड्यूल्स थे, अब घटाकर 4 कर दिए गए हैं। 6 से 4? कौन कौन से? अब हैं शेड्यूल 1 जिसमें एनिमल्स को हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन है, शेड्यूल 2 जिसमें एनिमल्स को कम प्रोटेक्शन है लेकिन ट्रेड वगैरह रेगुलेटेड है, शेड्यूल 3 जिसमें प्रोटेक्टेड प्लांट्स हैं, और शेड्यूल 4 जो साइट्स अपेंडिसेस में लिस्ट की गई स्पीशीज के स्पेसिमेंस को मैनेज करने के लिए है। तो शेड्यूल V वर्मिन हटा दिया गया? हाँ, वर्मिन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से किसी वाइल्ड एनिमल को किसी एरिया के लिए वर्मिन डिक्लेयर कर सकती है। ओके, और साइट्स अलाइनमेंट के लिए क्या किया गया? अब सेंट्रल गवर्नमेंट साइट्स के लिए मैनेजमेंट अथॉरिटी जो ट्रेड परमिट्स देगी और साइंटिफिक अथॉरिटी जो सस्टेनेबिलिटी पे सलाह देगी अपॉइंट कर सकती है। साइट्स लिस्टेड स्पेसिमेंस अगर किसी के पास हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना और उनके ट्रेड की रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी कर दिया गया है। मतलब साइट्स रूल्स को डोमेस्टिक लॉ में इंटीग्रेट कर दिया। एग्जैक्टली। और क्या बदलाव हुए 2022 अमेंडमेंट में? एक और नया प्रोविजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को रेगुलेट या प्रोहिबिट कर सकती है। मतलब ऐसी बाहरी प्रजातियां जो लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा हैं। इन्वेसिव स्पीशीज पर कंट्रोल, ये जरूरी था। हाँ, कैप्टिव एनिमल्स मतलब जो पाले हुए जंगली जानवर हैं, उनके वॉलंटरी सरेंडर का प्रोविजन भी लाया गया है, बिना किसी कॉम्पेंसेशन के। लोग खुद से सरेंडर कर सकते हैं। जी। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंजर्वेशन रिजर्व्स नोटिफाई कर सकती है। पहले ये पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स के पास थी। अच्छा, सेंट्रल भी कर सकती है अब। एक प्रोविजन एलिफेंट्स को लेकर भी था जिस पर काफी चर्चा हुई थी। हाँ, एक प्रोविजन है जो कैप्टिव एलिफेंट्स के ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट की अनुमति देता है, धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए। इसे लेकर कंसर्न्स जताए गए थे कि अन्य उद्देश्य का मिसयूज हो सकता है। हाँ, ये एम्बिग्विटी चिंता का विषय थी। पेनाल्टीज का क्या हुआ? पेनाल्टीज भी काफी सख्त कर दी गई हैं,
जनरल वायलेशंस के लिए मैक्सिमम फाइन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स शेड्यूल 1 और अब शेड्यूल 2 के कुछ हिस्से के केसेस में मिनिमम फाइन 10,000 से 25,000 कर दिया गया है। फाइन्स काफी बढ़ा दिए गए हैं। एनफोर्समेंट के लिए WCCB का जिक्र आया था पहले। इसके बारे में थोड़ा और बताएं, ये कब बना और क्या करता है? WCB यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो 2007 में WPA 1972 के 2006 अमेंडमेंट के तहत बनी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी, इसका मेन काम है भारत में ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ना। ये साइट्स एनफोर्समेंट के लिए नोडल एजेंसी भी है। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस में वाइल्ड लाइफ क्राइम पर इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, उसका डेटा बैंक मेंटेन करना, अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कस्टम्स के बीच कोऑर्डिनेशन करना, इंटरपोल जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करना और उनसे मदद लेना, और वाइल्ड लाइफ क्राइम की रोकथाम के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना शामिल है। काफी वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस हैं। हाँ। इनकी कोई खास इनिशिएटिव? हाँ, इनका एक नोटेबल इनिशिएटिव था ऑपरेशन क्लीन आर्ट। ये मंगूज हेयर यानी नेवले के बालों से बनने वाले पेंटिंग ब्रशेस के इलीगल ट्रेड पर रोक लगाने के लिए था। इन्होंने UN एनवायरनमेंट के साथ मिलकर नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस जैसा अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया है ट्रैफिकिंग के खिलाफ। ऑपरेशन क्लीन आर्ट, मंगूज हेयर के लिए, इंटरेस्टिंग। अब एनिमल वेलफेयर के लिए कौन सी बॉडी है? क्या वो WPA के अंदर आती है? नहीं, एनिमल वेलफेयर के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI है। ये एक अलग एक्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनी एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। अच्छा, ये अलग एक्ट के तहत है। इसका काम क्या है? ये गवर्नमेंट को एनिमल वेलफेयर लॉज और रूल्स पर एडवाइस करती है, एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करती है, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस AWOs को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और रिसर्च या एंटरटेनमेंट में एनिमल्स पर होने वाली क्रूअल्टी जैसे इश्यूज को एड्रेस करती है। तो ये क्रूअल्टी प्रिवेंशन पर फोकस करती है। हाँ, मेन फोकस क्रूअल्टी प्रिवेंशन और एनिमल वेलफेयर है। वाइल्ड ट्रेड को लेकर फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन का भी जिक्र आता है, वो कैसे काम करता है? हाँ, भारत का फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 से गवर्न होता है। इसकी एक्सइम पॉलिसी के तहत वाइल्ड एनिमल्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रिसर्च या जू एक्सचेंज के लिए लाइसेंस के तहत अलाउड है। अफ्रीकन एलिफेंट आइवरी का कमर्शियल इंपोर्ट साइट्स के अनुसार प्रतिबंधित है। बाकी वाइल्ड लाइफ डेरिवेटिव्स का इंपोर्ट भी रिस्ट्रिक्टेड है और परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, मतलब ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस है। अब आते हैं भारत के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आइकॉनिक कंजर्वेशन प्रोग्राम पर, टाइगर कंजर्वेशन। इसमें क्या मेन चैलेंजेस हैं? टाइगर कंजर्वेशन में चैलेंजेस कई हैं। सबसे बड़ा है हैबिटेट प्रेशर। बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से टाइगर्स के हैबिटेट, उनके रहने की जगह टूट रही है, फ्रैगमेंटेशन, या खत्म हो रही है, डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा इशू है। हाँ, दूसरा है इन्वेसिव स्पीशीज का खतरा। कुछ बाहरी पेड़ पौधे ऐसे फैल जाते हैं कि वो लोकल वेजिटेशन को खत्म कर देते हैं, जिससे टाइगर के प्रे बेस, मतलब जिन जानवरों का वो शिकार करता है, जैसे डियर, सांबर, उनकी संख्या कम हो जाती है। फूड चेन डिसरप्ट होती है। बिल्कुल। फिर पोचिंग एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम एक लगातार बना रहने वाला बड़ा खतरा है। टाइगर्स के बॉडी पार्ट्स की डिमांड, खासकर ट्रेडिशनल मेडिसिन में, पोचिंग को बढ़ावा देती है। पोचिंग अभी भी होती है। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और एक और उभरता हुआ खतरा है बीमारियां, जैसे केनाइन डिस्टेंपर वायरस CDV। ये वायरस डोमेस्टिक डॉग से फैल सकता है और टाइगर्स के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओह, डॉग से भी खतरा है। इन्हीं चैलेंजेस से निपटने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, राइट, 1973 में। बिल्कुल सही। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था, जब टाइगर्स की संख्या बहुत कम हो गई थी, उन्हें एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। और अब इसे कौन मैनेज करता है? अब इसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA एडमिनिस्टर करती है। NTCA, जैसा हमने पहले बात की, MOFCC के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो WPA के 2006 अमेंडमेंट के तहत बनी है। NTCA के की फंक्शंस क्या हैं? NTCA का मेन काम प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करना है। ये टाइगर कंजर्वेशन के लिए स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन सेट करती है, टाइगर रिजर्व्स को अप्रूव करती है, फंडिंग देखती है, मॉनिटरिंग करती है, और सबसे जरूरी, NTCA के रिकमेंडेशन और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW की अप्रूवल के बिना किसी भी टाइगर रिजर्व की बाउंड्री को बदला नहीं जा सकता। ये डबल चेक है बाउंड्री चेंजेस पर। टाइगर्स की मॉनिटरिंग कैसे होती है? जमीन पर कैसे पता चलता है कितने टाइगर हैं, कहाँ हैं? इसके लिए एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यूज होता है, MS ट्रिप्स। MS ट्रिप्स, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये 2010 में NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने मिलकर लॉन्च किया था। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल है। टेक्नोलॉजी बेस्ड? कैसे? इसके कई कंपोनेंट्स हैं। एक है फील्ड पेट्रोल्स। फॉरेस्ट गार्ड्स जब गश्त पर जाते हैं तो GPS एनेबल्ड डिवाइसेस यूज करते हैं। इस पर वो अपना पेट्रोल रूट, कहाँ क्या देखा, जैसे टाइगर पग मार्क्स, साइंस, डायरेक्ट साइटिंग, कोई इलीगल एक्टिविटी दिखी, ये सब रिकॉर्ड करते हैं। रियल टाइम डेटा एंट्री? हाँ, ये सारा डेटा फिर एक सेंट्रलाइज्ड GIS डेटाबेस में जाता है। इससे मैनेजर्स को रियल टाइम में पता चलता है कि कहाँ पेट्रोलिंग हो रही है, कहाँ जरूरत है, कहाँ थ्रेट ज्यादा है। मॉनिटरिंग और एनालिसिस आसान हो जाता है। स्मार्ट पेट्रोलिंग और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग? हाँ, इसमें टाइगर के प्रे बेस,
शिकार बनने वाले जानवर और हैबिटेट की कंडीशन पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। कैमरा ट्रैपिंग से इंडिविजुअल टाइगर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, पॉपुलेशन एस्टिमेट की जाती है। कैमरा ट्रैप से गिनती होती है? हाँ, कैमरा ट्रैपिंग पॉपुलेशन एस्टिमेशन का एक की मेथड है। हर टाइगर के स्ट्राइप्स का पैटर्न यूनिक होता है, फिंगरप्रिंट की तरह। कैमरा ट्रैप फोटो से उन्हें आइडेंटिफाई करके गिना जाता है। अमेजिंग। टाइगर कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और रिजर्व जोनिंग का? देखिए, टाइगर्स को घूमने के लिए बड़े इलाके चाहिए होते हैं। अक्सर टाइगर रिजर्व्स आपस में जुड़े नहीं होते, बीच में इंसान की बस्तियां या खेत आ जाते हैं। इससे टाइगर पॉपुलेशंस आइसोलेटेड हो जाती हैं। टाइगर कॉरिडोर्स वो रास्ते या जंगल के हिस्से होते हैं जो इन आइसोलेटेड रिजर्व्स को आपस में जोड़ते हैं। ताकि टाइगर्स एक से दूसरे रिजर्व में जा सके? एग्जैक्टली इससे जेनेटिक एक्सचेंज होता रहता है और पॉपुलेशन हेल्दी रहती है। एनटीसीए ने ऐसे 32 मेजर टाइगर कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए हैं भारत में, जिन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और रिजर्व जोनिंग, कोर और बफर? हाँ, टाइगर रिजर्व्स को साधारणतः 2 जोन्स में बांटा जाता है। कोर जोन ये रिजर्व का सबसे अंदरूनी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसे इनवैलिड रखा जाता है, मतलब यहाँ सभी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज प्रतिबंधित होती हैं, ताकि टाइगर्स को अनडिस्टर्ब्ड हैबिटेट मिले। कोर जोन, नो ह्यूमन एक्टिविटी। जी, फिर कोर जोन के चारों ओर होता है बफर जोन। यहाँ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज साथ साथ चलती हैं। यहाँ रहने वाले लोकल कम्युनिटीज के राइट्स, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत मिले अधिकार, उन्हें यहाँ मान्यता दी जाती है। बफर जोन एक तरह से कोर एरिया के लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। मतलब कोएग्जिस्टेंस इन द बफर जोन। जी। ये जोनिंग इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। रहेगा। हाल ही में टाइगर सेंसस 2023 के रिजल्ट्स आए थे, उसकी की फाइंडिंग्स क्या है? नंबर्स बढ़े हैं? हाँ, नंबर्स बड़े हैं। 2023 की सेंसस रिपोर्ट, जो असल में 2022 का एस्टिमेशन है, के अनुसार भारत में टाइगर्स की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 3167 है। 3167, ये दुनिया का कितना परसेंट है? ये दुनिया की 75% से ज्यादा वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है। भारत टाइगर्स के लिए सबसे बड़ा होम है। वाओ, 75%। और 2018 के मुकाबले ग्रोथ हुई है? हाँ, 2018 में ये नंबर 2967 था, तो ये लगभग 6% की एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता है पिछले साइकिल से। ये तो अच्छी खबर है। कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा टाइगर्स है? टॉप स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन स्टेट्स में टाइगर पॉपुलेशन काफी अच्छी है। एमपी नंबर 1 पर है। भारत में अब कितने टाइगर रिजर्व्स है? भारत में अब 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। ये देश के जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 2.4% कवर करते हैं। 53 रिजर्व्स। ये दिखाता है कि टाइगर कंजर्वेशन को कितनी प्रायोरिटी दी गई है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी लॉन्च हुआ था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाँ, ये भारत की एक बड़ी पहल है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA लॉन्च किया गया। इसका एम दुनिया की 7 मेजर बिग कैट्स, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, पूमा और चीता, इनके कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन और नॉलेज शेयरिंग को फोस्टर करना है। उन देशों को साथ लाना जहां ये कैट्स पाई जाती हैं। मतलब सिर्फ टाइगर नहीं, बाकी बिग कैट्स भी। जी, 7 मेजर बिग कैट्स। ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है। चलिए अब कुछ और स्पेसिफिक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो भारत में चल रहे हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च हुआ था। जैसा नाम से पता चलता है, ये स्नो लेपर्ड और उसके हाई अल्टीट्यूड हैबिटेट में रहने वाले दूसरे वाइल्ड लाइफ जैसे आइबेक्स, ब्लू शीप, रेड पैंडा, इनको कंजर्व करने पर फोकस करता है। हाई अल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स के लिए। हाँ, इसकी अप्रोच पार्टिसिपेटरी और लैंडस्केप बेस्ड है। मतलब ये सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे लैंडस्केप को देखता है और लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व करता है। इसमें कौन से लैंडस्केप्स कवर होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 बड़े लैंडस्केप्स पर फोकस करता है। पहला, हेमिस स्पिटी लैंडस्केप, जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला है। दूसरा, नंदा देवी गंगोत्री लैंडस्केप, उत्तराखंड में। और तीसरा, कंचनजोंगा तवांग लैंडस्केप, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की है इसमें? बिल्कुल। चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, ये तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका एम भारत से 1952 में एक्सटिंक्ट घोषित हुए चीता को 70 साल बाद फिर से देश में एस्टैब्लिश करना है। 70 साल बाद कहाँ से लाए गए चीते? फेज 1 में सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीताज, 5 फीमेल 3 मेल लाए गए। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रिलीज किया गया। खूनो नेशनल पार्क, MP। जी। इसके बाद फेज 2 में साउथ अफ्रीका से और 12 चीताज लाए गए फरवरी 2023 में। नमीबिया और साउथ अफ्रीका से। ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। हाँ। ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन है। मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर किसी बड़े मांसाहारी जानवर को ले जाकर बसाना। ये अफ्रीका के मॉडल से अलग कैसे है? अफ्रीका में चीताज अक्सर फेंस्ड रिजर्व्स में रखे जाते हैं। भारत में इन्हें अनफेंस्ड लैंडस्केप में रखा गया है, जो ज्यादा चैलेंजिंग है। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट भारत के ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने में भी मदद करेगा, क्योंकि चीता इन हैबिटेट्स की हेल्थ का इंडिकेटर है।
मॉनिटरिंग के लिए टास्क फोर्स भी बनी है। हाँ, एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मॉनिटर कर रही है और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर सलाह दे रही है। टूरिज्म पोटेंशियल भी देखा जा रहा है। एशियाटिक और अफ्रीकन चीता में क्या अंतर है? कुछ अंतर है। एशियाटिक चीता, जो अब सिर्फ ईरान में बचा है 40-50, वो अफ्रीकन चीता से थोड़ा छोटा होता है। IUCN स्टेटस एशियाटिक का क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR है, जबकि अफ्रीकन का वल्नरेबल VU है। दोनों साइट्स अपेंडिक्स 1 में है। हिस्टोरिकली एशियाटिक चीता भारत में पाया जाता था, अफ्रीकन नहीं। अच्छा, भारत में एशियाटिक चीता था। जी। अब बात करते हैं एशियाटिक लायंस की। इनका क्या स्टेटस है? ये कहाँ पाए जाते हैं? एशियाटिक लायंस फिलहाल सिर्फ एक ही जगह सिमट कर रह गए हैं, गुजरात का गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और उसके आसपास का लैंडस्केप। सिर्फ गिर में? हाँ, वाइल्ड पॉपुलेशन सिर्फ वहीं है। इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। साइट्स अपेंडिक्स 1 और WPA 1972 के शेड्यूल 1 में इन्हें हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। इनके कंजर्वेशन के लिए क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट लायन। हाँ, 2020 में प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया गया। ये सिर्फ गिर फॉरेस्ट पर नहीं, बल्कि पूरे गिर लैंडस्केप पर फोकस करता है। लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन अप्रोच अपनाता है। इसके एम्स क्या हैं? की एम्स हैं शेर के हैबिटेट को सिक्योर और रिस्टोर करना, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को मैनेज करना, शायद फ्यूचर में लायंस को किसी और सूटेबल जगह पर बसाने यानी ट्रांसलोकेशन के जरिए, लोकल कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड जनरेशन बढ़ाना और उन्हें कंजर्वेशन में पार्टनर बनाना। टेक्नोलॉजी का यूज भी बढ़ाया जा रहा है मॉनिटरिंग वगैरह के लिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एलिफेंट्स के कंजर्वेशन पर आते हैं। इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? एलिफेंट्स भारत के नेशनल हेरिटेज एनिमल हैं। ये कीस्टोन स्पीशीज हैं, मतलब इनके होने या न होने से पूरे इकोसिस्टम पर बड़ा असर पड़ता है। इन्हें लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स भी कहते हैं क्योंकि ये जंगल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। ये बेहतरीन सीड डिस्पर्सर्स हैं, बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी मदद करते हैं। इनका कंजर्वेशन एक तरह से पूरे जंगल का कंजर्वेशन है। अम्ब्रेला इफेक्ट। कीस्टोन स्पीसीज है और नेशनल हेरिटेज एनिमल भी। इनके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट है। हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर शुरू हुआ था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एलिफेंट्स, उनके हैबिटेट्स और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना और कैप्टिव एलिफेंट्स का वेलफेयर सुनिश्चित करना। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत इशू है कई जगह। हाँ, ये एक मेजर चैलेंज है। एशियन एलिफेंट का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है और ये WPA शेड्यूल 1 में है। अफ्रीका के एलिफेंट से ये अलग होते हैं, जैसे एशियन मेल्स में ही बड़े टस्क्स होते हैं, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स में मेल फीमेल दोनों में होते हैं। हैबिटेट भी अलग है। और इनिशिएटिव्स क्या है एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए? अवेयरनेस के लिए हाथी मेरे साथी कैंपेन चलाया गया था। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए प्रोजेक्ट रीहैब शुरू किया गया है, जिसमें मधुमक्खियों के बक्सों की फेंसिंग, बी फेंसिंग लगाकर हाथियों को खेतों में घुसने से रोका जाता है। बी फेंसिंग, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, हाथियों को मधुमक्खियों से डर लगता है। इसके अलावा एशियन एलिफेंट अलायंस जैसे कोलिशन कॉरिडोर्स को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं। IUCN का ASESG एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप साइंटिफिक एडवाइस देता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसॉरस की। ये कहाँ पाया जाता है? इंडियन राइनो, जिसे ग्रेट वन हॉर्न राइनो भी कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा राइनो है। ये मुख्य रूप से भारत और नेपाल के तराई एल्यूवियल ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। भारत में कहाँ? भारत में इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन असम में है, खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क में। दुनिया की लगभग 2/3 राइनो पॉपुलेशन काजीरंगा में ही है। इसके अलावा असम के ही पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहां दुनिया की हाईएस्ट डेंसिटी है राइनोस की, और मानस नेशनल पार्क में भी है। कुछ पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल और यूपी में भी है। असम में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इनका स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। पहले इंडेंजर था, कंजर्वेशन एफर्ट से इम्प्रूव होकर वल्नरेबल हुआ है। ये WPA 1972 के शेड्यूल 1 में है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन। थ्रेट्स क्या हैं इन्हें? सबसे बड़ा थ्रेट है पोचिंग, उनके सींग के लिए। इनकी सींग की ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत डिमांड है, यद्यपि ये सिर्फ केराटिन का बना होता है, जैसे हमारे नाखून। हैबिटेट लॉस और ह्यूमन राइनो कॉन्फ्लिक्ट भी थ्रेट्स हैं। कंजर्वेशन के लिए क्या किया जा रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर 2019 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस हुआ था, जिसमें भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया ने कॉपरेशन का प्लेज लिया। भारत ने 2019 में नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की। और इंडिया राइनो विजन 2020? हाँ, IRV 2020 एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम था, असम सरकार, WWF और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का। इसका एम था असम में वाइल्ड राइनो पॉपुलेशन को कम से कम 3000 तक पहुंचाना और उन्हें 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में फैलाना। इसके तहत काजीरंगा और पोबिटोरा से राइनोज को पकड़कर मानस जैसे पार्क्स में ट्रांसलोकेट किया गया। ट्रांसलोकेशन किया गया पॉपुलेशन फैलाने के लिए। जी। DNA प्रोफाइलिंग भी की जा रही है सभी राइनोज की, रोडिस प्रोजेक्ट, हाँ। ताकि पोचिंग केसेस में सीज्ड हॉर्न को ट्रेस किया जा सके। DNA प्रोफाइलिंग से मदद मिलेगी। ठीक है, डॉल्फिन्स की बात करें तो भारत में कौन सी मिलती हैं? भारत में मुख्य रूप से साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन मिलती है, जिसकी 2 सब स्पीशीज हैं, गैंजीज रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन। इन्हें कॉमन थ्रेट्स हैं मछली पकड़ने के जालों में गलती से फंस जाना, बाय कैच,
डैम्स और बैरेजेस बनने से हैबिटेट का टूटना, पोल्यूशन और पानी के जहाजों का शोर। गैंजीज रिवर डॉल्फिन के बारे में बताइए, ये तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है। हाँ, गैंजीज रिवर डॉल्फिन, जिसे सुसु भी कहते हैं, भारत की नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, WPA 1972 के शेड्यूल 1 में है और CMS में भी लिस्टेड है। इसकी खास बात क्या है? ये फंक्शनली ब्लाइंड होती है, मतलब देख नहीं सकती। ये शिकार करने और रास्ता खोजने के लिए इकोलोकेशन का इस्तेमाल करती है, जैसे बैट्स करते हैं। अच्छा, आवाज से दिखती है। कहाँ मिलती है ये? ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर सिस्टम और नेपाल बांग्लादेश की कुछ नदियों में पाई जाती है। इसके कंजर्वेशन के लिए बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी बनाई गई है, जो भारत की एकमात्र डॉल्फिन सैंक्चुरी है। विक्रमशिला सैंक्चुअरी, बिहार। हाँ, गवर्नमेंट ने 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी लॉन्च किया है, जो रिवर और मरीन डॉल्फिन्स दोनों के कंजर्वेशन पर फोकस करेगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG भी डॉल्फिन मॉनिटरिंग करता है। इंडस रिवर डॉल्फिन कहाँ मिलती है? इंडस रिवर डॉल्फिन मुख्य रूप से पाकिस्तान की इंडस नदी में मिलती है। भारत में ये सिर्फ पंजाब की ब्यास नदी और सतलुज के छोटे से हिस्से में ही पाई जाती है। यह पंजाब की स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है। सिर्फ ब्यास रिवर में? ओके। और इरावती डॉल्फिन। इरावती डॉल्फिन थोड़ी अलग है। ये कोस्टल एरियाज, ब्रैकिश वाटर और कुछ बड़ी नदियों के फ्रेश वाटर हिस्सों में भी मिलती है। भारत में ये मुख्य रूप से ओडिशा की चिल्का लेक और वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस डेल्टा में पाई जाती है। चिल्का लेक में? हाँ, चिल्का लेक में। इनकी अच्छी पॉपुलेशन है। इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है और WPA शेड्यूल 1 में प्रोटेक्शन है। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा गिलनेट्स में फंसकर डूब जाना है, बाई कैच। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोकोडाइल्स की। भारत में कौन सी प्रजातियां हैं? भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला है घड़ियाल। घड़ियाल? हाँ, घड़ियाल। ये मछली खाने वाला मगरमच्छ है। इसकी पहचान इसका बहुत लंबा और पतला स्नाउट थूथन है। ये साफ मीठे पानी की नदियों में रहता है, जहां गहरे पूल्स और रेत के किनारे हों। भारत में इसकी प्राइमरी पॉपुलेशन नेशनल चंबल सैंक्चुरी में है। चंबल रिवर में इसका स्टेटस क्या है? घड़ियाल IUCN लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR है, मतलब बहुत ज्यादा खतरे में है। डैम्स बनने, पोल्यूशन, रेत खनन, सैंड माइनिंग और खेती की वजह से इसका हैबिटेट खराब हुआ है। ये साइट्स अपेंडिक्स 1 और WPA शेड्यूल 1 में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरी प्रजाति? दूसरी है मगर या इंडियन क्रोकोडाइल। ये भी फ्रेश वाटर स्पीशीज है, लेकिन इसका स्नाउट चौड़ा होता है। ये पूरे भारत में झीलों, नदियों, दलदलों में पाई जाती है। मगर ज्यादा कॉमन है? हाँ, घड़ियाल से ज्यादा वाइड स्प्रेड है, लेकिन इसे भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अंधविश्वास के कारण मार दिए जाने और इलीगल ट्रेड से खतरा है। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल VU है। ये भी साइट्स अपेंडिक्स 1 और WPA शेड्यूल 1 में है। वल्नरेबल। और तीसरी है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल या साल्टीज। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। सबसे बड़ा? कहाँ मिलता है ये? ये खारे पानी, एस्चुरीज और मैंग्रोव्स में रहता है। भारत में ये मुख्य रूप से पूर्वी तट पर पाया जाता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओडिशा भितरकानिका नेशनल पार्क और वेस्ट बंगाल सुंदरबंस। ईस्ट कोस्ट पर। थ्रेट्स क्या हैं इसे? इसे इसकी स्किन के लिए शिकार किया जाता था, इलीगल किलिंग होती है और हैबिटेट लॉस भी एक इशू है। हालांकि ग्लोबली इसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न LC है, क्योंकि ये काफी वाइड रेंजिंग है, पर भारत में ये प्रोटेक्टेड है और साइट्स अपेंडिक्स I व WPA शेड्यूल I में है। इनके कंजर्वेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट था? हाँ, 1975 में इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, UNDPFO के सहयोग से। इसका एम था तीनों प्रजातियों की बची हुई पॉपुलेशंस को बचाना, कैप्टिव ब्रीडिंग को बढ़ावा देना, जिसे ग्रो एंड रिलीज प्रोग्राम कहते हैं, और लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना। ये काफी सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, अब आते हैं टर्टल्स और टॉर्टोइजेस पर। पहले तो ये बताइए, इनमें अंतर क्या है? अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, होता है। जनरली टॉर्टोइजेस जमीन पर रहने वाले होते हैं, लैंड ड्वेलिंग, और ज्यादातर हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी। टर्टल्स पानी में रहने वाले होते हैं, वाटर ड्वेलिंग, फ्रेश वाटर या मरीन, और ज्यादातर ओमनिवोरस होते हैं, सर्वाहारी। एक और टर्म है टेरापिन्स, जो सामान्यतः फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर में रहते हैं, लेकिन जमीन पर भी काफी समय बिताते हैं। ओके, टर्टल जमीन पर, टर्टल पानी में। भारत में इनका क्या स्टेटस है? भारत में टर्टल्स और टॉर्टोइजेस की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और दुर्भाग्य से कई खतरे में हैं। कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं, जैसे बेटागूर जीनस की टर्टल्स, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन जो सुंदरबंस में मिलती है, 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल गंगा में, रेड क्राउन रूफ टर्टल गंगा में। ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? हाँ, इसके अलावा कुछ सॉफ्ट शेल टर्टल्स भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जैसे बर्मीज पीकॉक सॉफ्ट शेल जो असम में है, लीथ सॉफ्ट शेल पेनिनसुलर इंडिया में, ब्लैक सॉफ्ट शेल लोअर ब्रह्मपुत्रा में। इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल और इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल एंडेंजर्ड हैं। ट्रेड और हैबिटेट लॉस बड़े थ्रेट्स हैं। सी टर्टल्स की बात करें तो, जो समुद्र में मिलते हैं। भारत के तटों पर 5 प्रजाति की सी टर्टल्स पाई जाती हैं। सबसे फेमस है ऑलिव रिडली, IUCN स्टेटस वल्नरेबल।
ये ओडिशा के तट पर मास नेस्टिंग के लिए आती हैं, जिसे अरिबादा कहते हैं। अरे बादा, हाँ ये सुना है। फिर है लेदरबैक वीयू, जो सबसे बड़ी सी टर्टल है। हॉक्सबिल सीआर, जो कोरल रीफ्स के पास मिलती है, खासकर अंडमान एंड निकोबार और तमिलनाडु तट पर। ग्रीन सी टर्टल ईएन, जो एकमात्र हर्बीवोरस सी टर्टल है। और लॉगरहेड वीयू। कैम्स रिडली सीआर, जो सबसे छोटी है, वो अटलांटिक में मिलती है, भारत में नहीं। तो 5 स्पीशीज भारत में मिलती हैं। इनके कंजर्वेशन के लिए क्या हो रहा है? इनके लिए 1999 में MOFCC और UNDP ने मिलकर इंडियन ओशन साउथ ईस्ट एशिया IOSEA मरीन टर्टल कंजर्वेशन फ्रेमवर्क के तहत एक नेशनल सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ये क्या करता है? ये 10 तटीय राज्यों में इंप्लीमेंट हो रहा है, उड़ीसा पर खास फोकस के साथ। ऑलिव रिडली नेस्टिंग के कारण इसकी की स्ट्रैटेजीज में शामिल है सैटेलाइट टेलीमेट्री का यूज करके टर्टल्स के माइग्रेटरी राउट्स को मैप करना। सैटेलाइट से ट्रैक करना। हाँ, फिशिंग ट्रॉलर्स में टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस TEDs का यूज मैंडेटरी करना ताकि टर्टल्स जाल में न फंसे। नेस्टिंग साइट्स को प्रोटेक्ट करना और अवेयरनेस फैलाना। TED जरूरी है ट्रॉलर्स के लिए। ठीक है, अब वल्चर्स पर आते हैं। भारत में वल्चर क्राइसिस एक बड़ा इशू रहा है। ये क्या था? हाँ, 1990s और 2000s के दशक में भारत और पड़ोसी देशों में गिद्धों वल्चर्स की आबादी में 95 to 99% तक की भारी गिरावट आई। ये एक इकोलॉजिकल डिजास्टर था जिसे वल्चर क्राइसिस कहा गया। 99% डिक्लाइन। इसका कारण क्या था? इसका मेन कॉज था एक वेटरनरी ड्रग, डाइक्लोफेनाक। हाँ, ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो मवेशियों को दर्द और सूजन के लिए दी जाती थी। जानवरों की दवा। उससे गिद्ध कैसे मरे? जब गिद्ध उन मवेशियों के शव खाते थे जिन्हें मरने से पहले डाइक्लोफेनाक दी गई थी, तो ये दवा गिद्धों के शरीर में चली जाती थी और गिद्धों के लिए ये जहरीली साबित हुई। इससे उनमें रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर हो जाता था और उनकी मौत हो जाती थी। ओ माय गॉड, एक दवा ने इतनी तबाही मचाई। हाँ, इसके नतीजे बहुत गंभीर हुए। वल्चर्स प्रकृति के सबसे एफिशिएंट स्कैवेंजर्स हैं, सफाई कर्मी हैं। हाँ, उनके खत्म होने से सड़ते हुए शवों की समस्या बढ़ गई, पानी दूषित होने लगा, फेरल डॉग्स आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ गई क्योंकि उन्हें ज्यादा खाना मिलने लगा, जिससे रेबीज का खतरा भी बढ़ गया। हाँ, कुत्तों की आबादी बढ़ी। और पारसी कम्युनिटी जो अपनी पारंपरिक स्काई बरियल प्रथा के लिए गिद्धों पर निर्भर है, उनकी धार्मिक प्रथाओं पर भी असर पड़ा। ये तो मल्टी डिमेंशनल क्राइसिस था। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इसे रोकने के लिए? गवर्नमेंट ने 2006 में डाइक्लोफेनेक के वेटनरी यूज पर बैन लगा दिया। भारत, नेपाल, पाकिस्तान ने एक सेफ ऑल्टरनेटिव मेलॉक्सीकैम को प्रमोट किया गया। बैन लगाया गया 2006 में। जी हाँ, सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA और BNHS ने मिलकर वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया ताकि कैप्टिव ब्रीडिंग करके गिद्धों की संख्या बढ़ाई जा सके और फिर उन्हें वाइल्ड में छोड़ा जा सके। वल्चर सेफ जोन्स बनाए गए जो डाइक्लोफेनेक फ्री जोन्स हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चल रहा है। हाँ, और अभी एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया 2020-25 चल रहा है, जिसका एम है डाइक्लोफेनेक जैसे टॉक्सिक ड्रग्स पर इफेक्टिव बैन लगाना और ज्यादा ब्रीडिंग सेंटर्स बनाना और रेगुलर मॉनिटरिंग करना। कौन सी वल्चर स्पीशीज सबसे ज्यादा खतरे में है भारत में? भारत में 9 वल्चर स्पीशीज मिलती हैं। उनमें से 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर जिसे लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहते हैं, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। 4 CR है। हाँ, इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड है और हिमालयन ग्रिफन, बियर्डेड वल्चर, लैमोजिया, सिनेरियस वल्चर नियर थ्रेटन्ड है। व्हाइट बैक वल्चर जो पहले कॉमन था, हाँ, अब CR है। स्थिति अभी भी गंभीर है मतलब। हाँ, रिकवरी हो रही है पर धीमी है। ठीक है, कुछ और स्पेसिफिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट हैंगुल, ये क्या है? हैंगुल, जिसे कश्मीर स्टैग भी कहते हैं, ये सेंट्रल एशियन रेड डियर की एक सब स्पीशीज है जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए एंडेमिक है, मतलब सिर्फ वही पाई जाती है। कश्मीर स्टैग कहाँ रहता है ये? इसका प्राइमरी हैबिटेट श्रीनगर के पास दाची गांव नेशनल पार्क है। ये JNK का स्टेट एनिमल भी है। स्टेटस क्या है इसका? IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग का प्रेशर और पोचिंग इसके लिए बड़े थ्रेट्स हैं। इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट हंगुल 1970s में JNK गवर्नमेंट ने IUCN और WWF के साथ मिलकर शुरू किया था। ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया गया। प्रयासों के बावजूद पॉपुलेशन अभी भी डेंजरसली लो है। 2019 सेंसस के अनुसार सिर्फ 237 हंगुल बचे थे। सिर्फ 237? ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ बिल्कुल। एक स्कीम का नाम आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, IDWH। ये क्या है? IDWH MOFCC की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती है। किस तरह के कामों के लिए पैसा मिलता है इसमें? तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स को सपोर्ट देना, उनके मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए। दूसरा, प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर जो वाइल्ड लाइफ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए सपोर्ट देना। अच्छा, PAs के बाहर भी? हाँ, और तीसरा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के लिए रिकवरी प्रोग्राम्स चलाना। रिकवरी प्रोग्राम्स कितनी स्पीशीज कवर होती हैं इसमें?
इस कंपोनेंट के तहत 22 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए रिकवरी प्रोग्राम सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसमें स्नो लेपर्ड, बस्टर्ड्स इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगुल, नीलगिरी तार, मरीन टर्टल्स, ड्यूगोंग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट्स, एशियन वाइल्ड बफलो, ब्राउ एंटलर डियर, संगे, वल्चर्स, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, क्लाउडेड लेपर्ड, अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल, रेड पांडा शामिल है। हाल ही में कैराकल को भी इसमें जोड़ा गया है। कैरेकल को भी। ये लिस्ट काफी लंबी है, मतलब IDWH काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। हाँ, ये प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क और एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन के लिए फंडिंग का एक मेजर सोर्स है। और कोई ओवरआर्चिंग पॉलिसी या प्लान है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए? हाँ, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP है। अभी तीसरा NWAP चल रहा है 2017 से 2031 के लिए। ये लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन प्लानिंग पर जोर देता है, मतलब सिर्फ PAs पर नहीं, पूरे लैंडस्केप को इंटीग्रेट करके प्लानिंग करना। इसमें प्राइवेट सेक्टर और CSR फंड्स की पार्टिसिपेशन को भी एनकरेज किया गया है। NWAP 2017-2023 माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी कोई प्लान है? हाँ, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स 2018-2023 बनाया गया था। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर फोकस करता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स का एक प्रमुख रूट है जो भारत से होकर गुजरता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और मोई FCC की ग्रीन गुड डीड्स इनिशिएटिव। ग्रीन गुड डीड्स इनिशिएटिव एक तरह का पब्लिक मूवमेंट है जिसे MOEFCC कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसका एम है लोगों को अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करना। ये एनवायरमेंट एजुकेशन, अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग EEAT स्कीम का हिस्सा है। मतलब सिटीजन्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश। जी, कंजर्वेशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आज की इस पूरी चर्चा से इतने सारे प्रयासों और चुनौतियों को देखते हुए एक विचार मन में आता है। हम डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में खासकर जब हमारे आसपास का लैंडस्केप इतनी तेजी से बदल रहा है, वन्यजीव संरक्षण को और मजबूत करने के लिए कौन से नए इनोवेटिव कम्युनिटी लेड मॉडल्स अपनाए जा सकते हैं? ऐसे मॉडल्स जो लोकल कम्युनिटीज को सही मायने में एम्पावर करें, उन्हें कंजर्वेशन में भागीदार बनाएं और साथ ही इफेक्टिव रिजल्ट्स भी दें। ये सोचने वाली बात है। ये था आज का UPSC बुक शंकर IAS एनवायरमेंट का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।